नमस्कार मित्रों, दूरस्थ एवं मुक्त शिक्षा और संस्कृति की आवाज ये है उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय का कम्युनिटी रेडियो हेलो हल्द्वानी 91.2 मेगाहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी पर आप इस रेडियो को सुन पा रहे हैं। दोस्तों, कार्यक्रम चल रहा है जन स्वास्थ्य संवाद, और जन स्वास्थ्य संवाद कार्यक्रम लेकर आते हैं हमेशा ही जन स्वास्थ्य विशेषज्ञ, हेल्थ एक्सपर्ट डॉक्टर एच.एस. बिष्ट, और कई कार्यक्रमों में इन्होंने होस्ट भी किया है इस कार्यक्रम को। तो आज हम उनसे बात कर रहे हैं नेत्रदान पखवाड़े पर। राष्ट्रीय नेत्रदान पखवाड़ा चल रहा है, 36वां पखवाड़ा ये है। 25 अगस्त से 8 सितंबर तक मनाया जाता है। तो आज हम बहुत सी बातें नेत्रदान संबंधी करने वाले हैं, क्योंकि बहुत कम जागरूकता है समाज में इसे लेकर। डॉक्टर एच.एस. बिष्ट, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस कार्यक्रम में। बहुत बहुत धन्यवाद सुनीता जी, और हेलो हल्द्वानी जन स्वास्थ्य संवाद के श्रोताओं का भी हार्दिक स्वागत है। सर, हमारे लिसनर्स को आप बताएं कि क्या है नेत्रदान पखवाड़ा, आखिर क्या हालात हैं, कितनी जरूरत है? नेत्रदान पखवाड़ा, जैसा कि आप जानते हैं, पखवाड़ा का मतलब जिन्हें 2 सप्ताह का जो समय होता है, वो नेत्रदान चूंकि एक बहुत महत्वपूर्ण है आई केयर के पॉइंट ऑफ व्यू से। चूंकि हमारे देश में नेत्रदान दाताओं की कमी होने की वजह से हम बहुत ज्यादा कॉर्निया ट्रांसप्लांट नहीं कर पाते, यानी नेत्र प्रत्यारोपण की प्रक्रिया को नहीं कर पाते। तो इस वजह से 1986 से हर वर्ष नेत्रदान पखवाड़ा एक निश्चित अवधि यानी 25 अगस्त से लेके 8 सितंबर तक हर वर्ष मनाया जाता है। इस वक्त यह 36वां राष्ट्रीय नेत्रदान पखवाड़ा है, चल रहा है जी। आगे को अगर आप बताएं विस्तार से कि नेत्रदान क्या है, इसकी प्रोसेस क्या होती है, कैसे अगर कोई भी व्यक्ति नेत्रदान कर सकता है, और क्या इतनी सुविधाएं यहाँ पर मौजूद होती हैं कि हम नेत्रदान कर सकें और वो एक सही व्यक्ति तक पहुंच पाए। नेत्रदान, जैसे कि इसके शब्द से ही आपको पता चल रहा होगा कि नेत्र को दान करने की प्रक्रिया ही नेत्रदान कहलाती है। लेकिन यह जैसा बोला जाता है उसी तरीके से सहज नहीं है। नेत्रदान एक तो मृत्यु के पश्चात किया जाने वाला कार्य है, जिसमें हम वर्तमान में एक प्रतिज्ञा पत्र के माध्यम से राष्ट्र को अपने नेत्रदान देते हैं, यानी प्रतिज्ञा करते हैं राष्ट्र को देने के लिए। राष्ट्र का मतलब यह है कि जो जिसको जरूरत है, यानी देश में, हमारे देश में लगभग हर साल 35 से 40 हजार नेत्रदान जो है लोग व्यक्ति करते हैं। एक व्यक्ति 2 नेत्रों को अपने दान देता है। तो इस तरीके से हम नेत्रदान तो करते हैं, लेकिन वो उन जो लोग रजिस्टर में हैं, नेशनल रजिस्टर में हैं, नेत्रदान यानी नेत्रों की प्रतीक्षा में हैं अस्पतालों में, वो उन लोगों के लिए पर्याप्त नहीं हो पाती। तो एक हर साल जो है 30 से 35 हजार, खासतौर पे जिसमें बच्चे हैं, 20 साल से नीचे के बच्चे हैं, उन लोगों का एक बैकलॉग बन जाता है। तो एक बैकलॉग बनते बनते एक बहुत बड़ा जो है एक इकट्ठा हो गया है संख्या, जो लोग जो है नेत्र की प्रतीक्षा में हैं। तो नेत्रदान एक आशा की किरण यहाँ पर है उन लोगों के लिए जिन लोगों को का कॉर्निया खासतौर पर खराब है, जिसे हिंदी में स्वच्छ पटल कहा जाता है। जो आंख में, इसे इस तरीके से समझा जा सकता है कि आंख को अगर आप एक घड़ी मान के चलें, तो घड़ी का जो शीशा उनका खराब होता है, बाकी अंदर घड़ी सही चल रही है, सब कुछ है, उसमें बैटरी भी है, हर चीज है आंख के अंदर, लेकिन जो है शीशा खराब होने की वजह से, यानी कॉर्निया का दान ही एक तरीके से नेत्रदान की प्रक्रिया कहलाता है। और यह जो है एक बहुत सरलीकृत प्रक्रिया में अब आ गया है, यानी कॉर्निया ट्रांसप्लांट अब बहुत ऐसी सर्जरी नहीं रही कि बहुत सोफिस्टिकेटेड सर्जरी हो, बहुत महंगी सर्जरी हो। वैसे भी जो है हमारे जो नेत्र विशेषज्ञ हैं या ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट हैं या कॉर्निया के स्पेशलिस्ट हैं, सुपर स्पेशलिटी, वो बहुत एडवांस तरीके से हमारे यहाँ कॉर्निया ट्रांसप्लांट कर रहे हैं, जो कि सेफ है, यानी एक व्यक्ति जो है 2 लोगों को रोशनी दे सकता है। जी, तो ये सर सक्सेस भी हैं? बिल्कुल, यह जो है पूरी तरीके से एक सक्सेस माना जाता है। और खास तौर पर जो देश की जन स्वास्थ्य की स्थिति है, जन स्वास्थ्य का यह समस्या हमारे यहाँ कॉर्निया ब्लाइंडनेस एक अपने आप में है। खास तौर पर तब यह बहुत ज्यादा है जबकि हमारे यहाँ चोटग्रस्त कॉर्निया
बच्चों में अक्सर आपने देखा होगा कि चोट लग जाती है, कॉर्निया क्षतिग्रस्त हो जाता है, उसके बाद उस समय से इलाज अस्पताल नहीं पहुंच पाते, तो ग्रामीण क्षेत्र के ज्यादातर बच्चे हैं। और ऐसे बच्चे जो पहले गुल्ली डंडा या तीत जो एक तीखे तरीके के, जो खासतौर पे क्रिकेट में भी कई बार जो है इस तरीके खेला जाता है, जो खेलने वगैरह से होते हैं, तो इस तरीके से उनकी संख्या दिन प्रतिदिन ग्रामीण क्षेत्र में बढ़ती चली जाती है इलाज न करा। दूसरा सबसे बड़ी समस्या हमारे देश में है कुपोषण की, यानी विटामिन ए की कमी जब होती है बाल्यावस्था में, तो उस वक्त यह एक बहुत बड़ा विषय इसलिए है क्योंकि अगर मां में विटामिन ए की कमी होगी तो बच्चा भी कुपोषित आमतौर पर पैदा होता है। यहां पर मैं एक खास बात आपसे और बताना चाहता हूं कि हमारे देश में कई बार जो है गर्भावस्था के बाद मां भी जो है अंधे हो जाती हैं। उसका कारण यही है कि वो विटामिन ए उन्हें गर्भावस्था में प्रॉपर तरीके से नहीं मिल पाता है, तो गर्भावस्था के बाद अचानक जब बहुत ज्यादा विटामिन ए का वो होता है इस तरीके से, तो उन्हें कई बार जो है उनका रेटिना काम करना बंद कर देता है, और रेटिना की ही वजह से कई बार जो है गर्भवती महिलाओं में जो है, जो दूध पिला रही माताएं होती हैं, उनमें जो है कई बार ब्लाइंडनेस की स्थिति आ जाती है। तो इसे हमें बहुत गंभीरता से लेना है। कुपोषण इसके एक तरीके से आज के समय में कुपोषण और आंख पर चोट लगना, दो ही ऐसे इसके कारण हैं जिसकी वजह से हमारे देश में अंधे बच्चों की संख्या ज्यादा है, जिन्हें कॉर्निया की बहुत जरूरत है, और नेत्रदान ही उसका एक सही उपचार है। कॉर्निया ट्रांसप्लांटेशन ही एक सही उपचार है। जी, बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी सर आपने दी। अभी आपने कहा कि एक व्यक्ति 2 लोगों को नेत्रदान कर सकता है, तो कैसे? जी, जब बिल्कुल इसकी एक प्रक्रिया है कि हमारे देश में चूंकि 300 के लगभग सरकारी नेत्र बैंक हैं, और कुल मिला के इतने ही प्राइवेट सेक्टर में भी बैंक हैं। जैसा आपने देखा होगा किसी उसमें पहले नेत्रदान का एक बार विज्ञापन भी टीवी में आया करता था, हैदराबाद आई बैंक की ओर से, तो वो एलबी प्रसाद आई हॉस्पिटल का नेत्र बैंक है। और जो है जब हम किसी ब्लाइंड बच्चे का या किसी ब्लाइंड व्यक्ति का नेत्र बैंक में रजिस्ट्रेशन करते हैं, तो जो दोनों आंख से वो है, दोनों आंखें जिसकी वो है, यानी बिल्कुल जो ब्लाइंड है, जिसे हम बायलिटरल ब्लाइंड कहते हैं, वो बायलिटरल ब्लाइंड को भी हम पहली अवस्था में जब कॉर्निया ट्रांसप्लांट होता है तो एक ही कॉर्निया देते हैं, यानी उसकी एक आंख को ठीक करते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ बहुतायत तो है नहीं कॉर्निया की, तो हम एक व्यक्ति को केवल एक कॉर्निया ही देते हैं ताकि उसका जीवन चल जाए, काम चल जाए, और जब बहुतायत में होंगे तब हम उसकी दूसरी आंख पर भी कॉर्निया लगाएंगे। तो इसलिए जब भी हम नेत्रदान करते हैं तो हमारी दोनों आंखें जो है 2 लोगों को रोशनी देने में सक्षम होती हैं। जी, तो मुझे लग रहा है जागरूकता की बहुत कमी है, नहीं तो मरने के बाद आंखें निकालने में कोई दिक्कत क्या है किसी को भी? देखिए, नेत्रदान की प्रक्रिया एक तो बहुत जटिल मैं कह सकता हूँ। नेत्रदान को सबसे पहले, चूंकि ये स्वैच्छिक कार्य है, पूर्णतः स्वैच्छिक कार्य है, इसमें परिवार वाले यानी आपके जानने वालों की सहमति बहुत जरूरी है। कोई भी व्यक्ति जब एक मृतावस्था को प्राप्त होता है तो परिवार के लोग सबसे पहले जो है दुख में वो हो जाते हैं, और है भी ये दुख का। लेकिन नेत्रदान यहाँ पर एक अंगदान की एक ऐसी प्रक्रिया है जहां पर जो कि घर बैठे संपन्न हो सकती है। लेकिन ऐसी जो है विपदा की स्थिति में जो है कई बार परिवार के लोग भूल जाते हैं इस प्रक्रिया को करना। और दूसरा, जब उन्हें याद भी आता है तो कई बार जो है ऐसी स्थिति होती है कि हमारा जो तंत्र है, यानी स्थानीय मेडिकल कॉलेज जहां पर नेत्र बैंक है, वहां पर कई बार कमियां होती हैं, एम्बुलेंस सही समय पर नहीं होती, सामान्य यानी कम्युनिकेशन नहीं हो पाता, कई बार मतलब फोन या ऐसी जगह से नहीं हो पाता, खासतौर पर उत्तराखंड जैसी जो वैसी परिस्थितियां हैं, पहाड़ की विषम परिस्थितियों में। हालांकि हल्द्वानी और देहरादून, हरिद्वार और उधम सिंह नगर ये क्षेत्र जो है ठीक हैं इस हिसाब से, तो यहाँ के। लेकिन नेत्रदान जो है कार्ड एक तो हमेशा मृतक की जेब में रहना चाहिए, ताकि संबंधित व्यक्ति कोई भी है जो आपको इन्फॉर्म कर सके, आपकी इस अंतिम इच्छा को पूरी कर सके। उसके अलावा जो है जब उसके बाद, इस प्रक्रिया के बाद भी जब आपकी कॉर्निया लेकर, आपकी मृतक की कॉर्निया के शरीर से कॉर्निया लेने के बाद
फिर नेत्र बैंक की जिम्मेदारी भी बहुत बड़ी है, क्योंकि उसे अगले 24 घंटे में ही 24 घंटे में उसे कलेक्ट करके और अगले 24 से 72 घंटे के भीतर जो पात्र व्यक्ति है, यानी जिसका लिस्ट में नाम है, उसको बुलाकर उससे संपर्क करके उसको भी बुलाना है। तो यह एक दोहरी प्रक्रिया है पूरी तरीके से, एक तरीके से यह मैनेजमेंट प्रोसेस कह सकते हैं आप इसे। तो इसमें बहुत अच्छा मैनेजमेंट चाहिए, सुदृढ़ संचार व्यवस्था चाहिए, सुदृढ़ संसाधन चाहिए और सुदृढ़ जो है एक तरीके से जो स्टेक होल्डर है, जिसकी आंखें लेनी है, उन लोगों को भी समय से सूचना देनी होती है। तो एक तरीके से यह एक सामूहिक प्रक्रिया के रूप में जब आकार लेती है, तभी हम नेत्रदान का कार्यक्रम या नेत्रदान का प्रोसेस हो पाता है, प्रक्रिया संपन्न हो पाती है। जी सर, जैसे जिस व्यक्ति का नेत्र निकालना है, जिसकी डेथ हो चुकी है, उसके लिए किस एक्सपर्ट की जरूरत होती है? कौन निकाल सकता है कार्निया को? आमतौर पर इसके लिए हमारे जो मेडिकल कॉलेज स्तर पर, जैसे अभी वर्तमान में हमारे जो है हिमालयन इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस यानी देहरादून जॉली ग्रांट में जो अस्पताल है, वहां पर हमारा नेत्र बैंक है, जो कि गवर्नमेंट का ना होके प्राइवेट नेत्र बैंक है। तो लेकिन वहां पर जो है 2 तकनीकी विशेषज्ञ वहां पर होते हैं, जिन्हें 3 महीने की ट्रेनिंग नेशनल आई बैंक से मिलती है और वो ही इस प्रक्रिया को करते हैं। और मृतक को आंख को निकालने के बाद जो है एक नकली कॉर्निया लगाई जाती है। तो इसलिए मृतक के शरीर में कई लोगों को ये डाउट होता है, शंका होती है कि क्या हमारे जब वो कॉर्निया निकाली जाएगी मृतक के आंख से तो डिसफिगरमेंट हो जाएगा, अच्छा नहीं दिखाई देगा। इसमें आपको निश्चिंत रहना है, उसकी जगह पर नकली कॉर्निया की जगह पर असली कॉर्निया की जगह पर नकली कॉर्निया लगाई जाती है। और आपको 6 घंटे के भीतर ही, क्योंकि 6 घंटे के भीतर शरीर का जो नेचुरल वो होता है वो खत्म होने लगता है, तो 6 घंटे के भीतर ही आपको आंख के नेत्र बैंक को सूचना देनी होती है। उसकी जगह पे आर्टिफिशियल कॉर्निया लगाया जाता है। तो इसलिए डिसफिगरमेंट बिल्कुल नहीं। आपने कहा कि 72 घंटे के अंदर हमको आई ट्रांसप्लांट करना है। ट्रांसप्लांट शब्द उसके लिए पता नहीं कैसा है। हाँ, प्रत्यारोपण करना है। तो फिर बैंक कैसा? फिर बैंक का मतलब तो स्टोर करना हो गया। देखिए, बैंक का मतलब ये है कि अगर वो 24 एक्चुअली कॉर्निया जो स्वच्छ पटल जो इतना सेंसिटिव है, वो एक तरीके से उसमें 65% वाटर है। आप ये समझ लीजिए 65% वाटर है और 35% मटेरियल है, कह सकते हैं। तो अगर आप उससे 1 घंटे के लिए भी ड्राई छोड़ दें तो वो बिल्कुल बेकार हो जाएगा, यूजलेस हो जाएगा, वो कहीं कतई काम नहीं आएगा। तो भले ही वो आप उसे 10 मिनट के लिए भी वो करना है, तो आपको वहां पर बैंकिंग ही करनी है उसकी, यानी आपको उसे सुरक्षित ही रखना है। वहां पे कुछ टेम्परेचर, हाँ, वहां पर कुछ सॉल्यूशन होते हैं, कुछ बहुत सारे चीजें होती हैं इस तरीके से, और वो बिल्कुल बंद होता है, एसी होता है, हर चीज जो है मॉडर्न प्रक्रिया के हिसाब से। तो सर वहां मतलब वैसे तो आंखें सीधे ट्रांसप्लांट की जाती है, रखा नहीं जाता, बस उसको लगाने की प्रक्रिया के दौरान उसको सहेजने के लिए बैंक की जरूरत है। बिल्कुल, हाँ। और कई बार ऐसा होता है कि रजिस्टर में जो व्यक्ति है वो बहुत दूर होता है, वो इतनी नजदीक नहीं होता, तो वहां पर हम जो है ऐसा भी नहीं कर सकते कि दूसरे अल्टरनेट को बुला लें। तो कई बार जो है हमें ज्यादा समय के लिए भी वो रखनी पड़ती है, यानी 72 घंटे तक भी रखनी पड़ती है। तो वहां पर हम जो है पुरानी जो आई है उसको करते हैं, वो एक प्योरली ही मैनेजमेंट प्रोसेस है। अच्छा, 72 घंटे के बाद भी क्या ट्रांसप्लांट कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं, लेकिन सर्टेन ये है, ये एश्योर हुआ जाए कि जो इफिकेसी है कॉर्निया की आपकी वो 100% बरकरार है। ये है, तो ये एक तकनीकी पक्ष के विशेषज्ञता का भी आप कह सकते हैं, बहुत सारी चीजें जो हैं इसमें इन्वॉल्व हैं। बिल्कुल। जी। तो सर जो एम्स में, जो ऋषिकेश में जो आई बैंक है, क्या वहां पर ये फैसिलिटी मौजूद है? ऋषिकेश में तो अभी ऐसा नहीं बन पाया है, ये अभी देहरादून जॉली ग्रांट में जो हमारा मेडिकल कॉलेज है, हिमालयन इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, वहां पर है ये। और दूसरा उधम सिंह नगर में, जो पंत नगर में हमारा कृषि विश्वविद्यालय है, उसके अस्पताल में हमारा कलेक्शन सेंटर भी है, जहां पर एट ए टाइम कुछ आंखें प्रिजर्व की जा सकती हैं। तो वो कलेक्ट करने आते हैं और मतलब वो आंखें बाद में ट्रांसप्लांट करके नियरेस्ट मेडिकल कॉलेज में चली जाती हैं। केवल वो कलेक्शन सेंटर है। ट्रांसप्लांट करने का काम उत्तराखंड में होता है वो केवल और केवल हिमालयन इंस्टीट्यूट में, जहां पर नेत्र बैंक होगा। तो हमने इस जो है हमारा चूंकि कुमाऊं रीजन में मेडिकल कॉलेज में भी
इस चीज को कई बार जो है आगे लाया गया है। और इसमें जो है कई बार जो है ऐसी चीजें आई जो नहीं बन पाया, इसकी वजह से बजट की कमी हो गई, कई बार जो है स्टाफ का वो हो गया, बिल्डिंग का वो हो गया, बहुत सारी चीजें हैं इसमें जो जुड़ी हुई हैं। तो हमें उम्मीद है कि आप नेत्रदान का भाव अपने मन में जरूर रखें। और निश्चित तौर पे एक बार हमारे मेडिकल कॉलेज में अल्मोड़ा चूंकि खुल रहा है, पिथौरागढ़ खुल रहा है, तो आने वाले समय में हमारे पास हर जगह पहाड़ों में नेत्र बैंक होंगे और आपकी जो आंखें हैं वो भविष्य में भी आप वो दुनिया देखती रहेंगी। क्या बात है। अच्छा, क्या ऐसा भी कुछ होता है क्या, मतलब ऐसा संभव नहीं है वैसे, आंखें डोनेट करने के बाद आंखों में तो ऐसी कोई मेमोरी होती नहीं है, तो जिसको हम दान देंगे फिर वो उसी की आंखें हुई। हाँ, बिल्कुल। आंखों में कोई मेमोरी तो नहीं होगी ना। हाँ, लेकिन अगर आप उसे एक तरीके से उसका वो देखें, भावनात्मक पक्ष देखें, तो शरीर तो कहीं आप ही के हिस्से में थी वो, तो ये भाव जो है उस परिवार वालों पे जो है खास तौर पर रहता है, जिस परिवार से आंखें गई होती हैं, जिस व्यक्ति ने की होती हैं। अपने व्यक्ति की, अपने परिजन की आंखों को सहेज कर देख पाना, ये तो बहुत अच्छा एक तरह से वो बिल्कुल है। आपने अखबारों में, संचार माध्यमों में ऐसा पढ़ा होगा कि बहुत छोटी बच्ची, अभी हाल में गुजरात में एक छोटी सी बच्ची, उसके माँ बाप ने अपने जो उसकी हार्ट अटैक से डेथ हो गई थी, किसी एलिमेंट से डेथ हो गई थी, तो उन्होंने उस बच्चे के आंखों को दान कराया था तुरंत, तो उसी समय उन्होंने डिसीजन लिया था। तो इस तरीके से जो है लोगों ने कराए हैं, ऐसा नहीं है कि देश में। तो और सबसे अच्छी बात यह है कि हमारे देश के दक्षिणी हिस्से में इस मामले में बहुत ज्यादा जागरूकता है। अच्छा। और इसीलिए हमारे यहाँ शंकर नेत्रालय चेन्नई में और अरविंद आई हॉस्पिटल मदुरई में, यहाँ पर हमारे यहाँ कॉर्निया ट्रांसप्लांट बहुत होते हैं। हैदराबाद में भी कॉर्निया ट्रांसप्लांट बहुत होते हैं। उसका रीजन एक कुछ हद तक ये भी है कि बगल में जो हमारा श्रीलंका है, वहाँ हर तीसरे व्यक्ति की आंखें दान है। तो श्रीलंका एक जो है, श्रीलंका में बहुत अच्छी जागरूकता है। तो श्रीलंका से भी कई बार जो है लोग पर्सनल लेवल पे ऐसा कुछ होता है। बड़ा अच्छा आंकड़ा है कि हर तीसरे व्यक्ति की आंख दान है वहाँ पर। तो क्या वजह रही वहाँ की सरकारों ने, क्या बहुत अच्छे प्रयास? नहीं, सरकारों का नहीं, ये कुछ समुदाय में ही भ्रांतियां अगर निकल जाएं तो कोई भी समुदाय इसमें तैयार हो जाता है। समुदाय में जब तक भ्रांतियां रहती हैं तब तक वो साइंटिफिकली थोड़ा सा सोचने में इफ एंड बट रहता है। तो सर, इस कार्यक्रम को सुनने के बाद कई सारे लोग मुझे लगता है कि जागरूक हुए होंगे, और अगर वो नेत्रदान करना चाहते हैं अब, तो अभी उनको तुरंत क्या करना है? आमतौर पर जब आप नेशनल आई बैंक या ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस की आरपी सेंटर, राजेंद्र प्रसाद सेंटर फॉर ऑप्थेल्मिक साइंस की वेबसाइट में देखेंगे तो वहां भी अब जो है ऑनलाइन आपके शपथ पत्र मिल जाते हैं। शपथ पत्र में सिंपली सा एक ये होता है कि आपके दस्तखत होते हैं और आपके परिवार के सदस्य के भी दस्तखत होते हैं, हस्ताक्षर होते हैं। तो लेकिन सबसे अच्छा विचार जो मैं समझता हूं वो ये है कि परिवार का सामूहिक नेत्रदान, वो उसमें एक दूसरे की जिम्मेदारी रहती है, उसमें एक दूसरे से लोग जुड़े रहते हैं भावनात्मक रूप से। तो सबसे अच्छा विचार यही है कि सामूहिक रूप से सभी हम परिवार के सदस्य वो करें, तो इससे जिम्मेदारी का एहसास भी रहता है एक दूसरे को, और ये बहुत अच्छा विचार भी है कि आप पूरी तरीके से पूरे परिवार ने आंखें नेत्रदान किया हुआ है। जी। सर, जैसे कि हम किडनी ट्रांसप्लांट करते हैं तो बहुत सारी चीजें मैच करनी होती हैं, ब्लड ग्रुप्स होते हैं, क्या आंखों के मामले में भी ऐसा कुछ है? आंखों के मामले में ये जरूरी नहीं है कि आपका मोतियाबिंद का ऑपरेशन हुआ हो तब भी आप नेत्रदान कर सकते हैं। अच्छा। और आप चश्मा पहनते हैं कोई तब भी आप नेत्रदान कर सकते हैं। बस इसमें पहली शर्त यही है कि आपका कॉर्निया यानी स्वच्छ पटल जो है हेल्दी होना चाहिए। वो जो है अगर आपका सही है तो आप किसी भी उम्र का कोई भी व्यक्ति नेत्रदान कर सकता है। ब्लड ग्रुप से उसका कोई मतलब नहीं। तो काफी जानकारी हो गई है मुझे लगता है, और हमें भी बिल्कुल नई नई जानकारियां मिली, और बहुत अवेयर होने की जरूरत है। साउथ में जिस तरह से अवेयरनेस है, श्रीलंका में है, वही हाल मुझे लगता है कि आने वाले 10 सालों में भारत में होनी चाहिए। तो इस तरह के कार्यक्रमों के जरिए भी मुझे लगता है कि जागरूकता फैलेगी। तो डॉक्टर जसबीर साहब का बहुत बहुत शुक्रिया। चलते कोई मैसेज अगर संदेश देना चाहते हैं तो दे सकते हैं जी। हमें भारत के लोगों की जो स्वास्थ्य समस्याएं हैं, बहुत सारे उनके रहन सहन और खाने पीने के, या बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जहां पर पोषण की जो है, तो जो अंधता है यानी ब्लाइंडनेस है, दृष्टिविहीनता है,
वो कहीं न कहीं कुपोषण की वजह से ही कॉर्निया का वो जुड़ा हुआ है। तो मैं चाहता हूं सभी केवल माताओं से ही नहीं, समस्त परिवार के लोग जो है अपने बच्चों का खाना पीने पे बहुत अच्छा ध्यान दें। विटामिन ए की चीजें जो कि बहुत महंगी नहीं होती, जैसे सरसों का साग ही होता है या चौलाई का सब्जी होता है, उसमें संपूर्ण और पूरी तरीके से विटामिन ए होता है। बस उसे अच्छी तरीके से धो लेने की जरूरत है। और उसके अलावा जितनी भी हरी सब्जियां हैं, पपीता है, ये सब ऐसी चीजें हैं, बहुत महंगी नहीं है। ग्रामीण क्षेत्रों में ये बहुत अच्छी तरीके से बहुतायत रूप से पाई जाती हैं। बस ये है कि हमें इन्हें बहुत अच्छी तरीके से संग्रहण करके, बहुत अच्छी तरीके से सफाई करके अपने बच्चों को ही नहीं, संपूर्ण परिवार को बहुत व्यवस्थित तरीके से खिलाना है। तो इससे हम जो है अपना हमारी आंखें स्वस्थ रहे, आंखें नहीं, पूरा शरीर, स्किन से लेके सारी चीजें, हमारी जो है मेंटल स्टेटस से लेके सब कुछ स्वस्थ होता है। तो हम एक स्वस्थ भारत की कल्पना के साथ ही जो है उम्मीद करते हैं कि सभी लोग इस पोषण विषय को पर ध्यान देंगे। जी। बहुत सुंदर संदेश आपने दिया डॉक्टर जसबिस, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे लिसनर्स के साथ में इतनी महत्वपूर्ण जानकारी साझा करने के लिए। थैंक यू वेरी मच। जी, तो दोस्तों आप सबका भी बहुत बहुत शुक्रिया इस कार्यक्रम में अंत तक हमारे साथ बने रहने के लिए। अगर ये जानकारी आपको पसंद आई हो, ये कार्यक्रम आपको पसंद आया हो, तो अपने तमाम दोस्तों में भी इसका प्रचार करें, उन तक भी इस बात को पहुंचाएं कि कितनी जरूरत है, कितने सारे लोग इंतजार में बैठे हैं आंखों के। तो हमारा एक छोटा सा दान, जिस पर हमारा कुछ नहीं लगना है, जो मरने के बाद की जो प्रक्रिया है वो होनी है, तो इसमें आप जागरूक करें लोगों को। अपना फीडबैक हमें दीजिएगा। हमारा फेसबुक पेज है, हमारा यूट्यूब चैनल है हेलो हल्द्वानी नाम से। इसी के साथ अपनी रेडियो मित्र सुनीता भास्कर को दीजिए इजाजत। नमस्कार।